नमस्कार। इसरो के सैटेलाइट लॉन्च के दौरान आपने सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये वही सेंटर है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है और जहां से इस साल आदित्य L1 और चंद्रयान 3 को लॉन्च भी किया गया था। आज हम प्रेरणा स्रोत में इस सेंटर की नहीं बल्कि उस शख्स की बात करेंगे जिनका नाम इस सेंटर के साथ जुड़ा है। हम बात करेंगे प्रोफेसर सतीश धवन की, क्योंकि आज ही के दिन यानी 25 सितंबर को सन 1920 में उनका जन्म श्रीनगर में हुआ था। इसरो के तीसरे चेयरमैन रहे प्रोफेसर धवन ने इसरो को तब संभाला जब भारत की नई बनी स्पेस एजेंसी का सही मार्गदर्शन बहुत ही अहम था। हालांकि इसरो की नींव तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी थी, पर उसको एक मजबूत इमारत का स्वरूप प्रोफेसर धवन ने दिया। उन्होंने इसरो को न केवल पंख दिए बल्कि सही दिशा में उड़ने की काबिलियत भी दी। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल जैसे एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट और रोहिणी RS-1 की पृथ्वी के ऑर्बिट की ओर सफल उड़ान प्रोफेसर धवन के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाई। ये सफलताएं मील का पत्थर साबित हुई और इसरो के अस्तित्व को मजबूत करने में उनकी भूमिका निर्णायक रही। ऐसे ही कई और प्रोजेक्ट के जरिए भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने का काम सतीश धवन ने किया। SLV-3 से शुरू होकर भारत के अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम भी तेजी से इसी दौर में हुआ। एक लीडर कैसा हो यह आप सतीश धवन से बखूबी सीख सकते हैं। 1989 में SLV-3 द्वारा रोहिणी RS-1 को लॉन्च करने का पहला प्रयास सफल नहीं हो पाया था। तब इसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर धवन ने अपने ऊपर ली, पर अपनी टीम पर पूरा विश्वास जताया। और जब उसके अगले साल ही 1980 में रोहिणी RS-1 को लॉन्च करके इतिहास बनाया गया, तब प्रोफेसर धवन ने अब्दुल कलाम को सफलता का श्रेय लेने के लिए आगे कर दिया। यही कलाम आगे चलकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रपति बने। प्रोफेसर धवन के व्यक्तित्व की एक खासियत युवाओं की क्षमता पहचानने की भी रही, चाहे वो UR राव हो या फिर कलाम। भारत के मशहूर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का डिजाइन भी प्रोफेसर धवन के कार्यकाल में ही पूरा किया गया था और GSLV के विकास के लिए रिसर्च भी तभी शुरू की गई थी। डॉक्टर साराभाई की तरह ही प्रोफेसर धवन भी विश्व शांति के हिमायती थे और स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज की भलाई और तरक्की के लिए करना चाहते थे। उन्होंने रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर कई प्रयोग किए जो रूरल एजुकेशन के लिए उपयोगी साबित हुए। इन्हीं एक्सपेरिमेंट की बदौलत भारत अपने टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना पाया। उन्होंने इंडिया की स्पेस एजेंसी को वो पंख दिए जिससे वो खुद भी ऊंचाई पर पहुंची और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी समय समय पर नई ऊंचाइयों पर ले गई। प्रोफेसर धवन अपने प्रोफेशनल करियर में इंजीनियर, टीचर, रिसर्चर, टेक्नोक्रेट, मैनेजर, लीडर, एडवाइजर और राइटर रहे और इन सभी किरदारों को एक साथ और कई बार एक वक्त पर इतनी बखूबी से निभाया कि उनकी प्रशंसा के लिए शब्द शायद ही जुड़ पाए। उनकी शैक्षणिक योग्यता भी उनके व्यक्तित्व की तरह बहुआयामी रही। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से भौतिकी विज्ञान और गणित में BA, अंग्रेजी साहित्य में MA और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE ऑनर्स की डिग्री भी प्राप्त की और फिर सरकारी छात्रवृत्ति के तहत उन्हें US जाने का मौका मिला। मिनीसोटा यूनिवर्सिटी से एरो इंजीनियरिंग, कैलटेक से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में MS और फिर कैलटेक से ही एरोनॉटिक्स और गणित में डबल PhD की। PhD के दौरान उस समय के जाने माने वैज्ञानिक हांस W. लिपमैन उनके एडवाइजर रहे। हांस बड़े बेमन से सतीश धवन के साथ जुड़े थे। दरअसल उनके साथ पहले कोई भारतीय छात्र काम कर रहा था जो केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई में ही दिलचस्पी लेता था और हाथ से काम करने को अच्छा नहीं समझता था। पर जब सतीश धवन ने उनके साथ काम किया तो उन्होंने भारतीयों के बारे में हांस की धारणा को गलत साबित कर दिया और प्रोफेसर हांस जीवन भर उनके मित्र रहे। जब वो USA से वापस आए तो उन्हें IISc बेंगलोर में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर काम मिल गया और अपनी कर्मठता के बल पर मात्र 42 साल की आयु में IISc के डायरेक्टर बन गए और लगभग 19 वर्षों तक उन्होंने IISc का मार्गदर्शन किया।
अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने आईएससी में नए विभागों की स्थापना की। जब प्रोफेसर धवन आईएससी के डायरेक्टर बने तो वहां केवल 11 विभाग थे, पर जब 1981 में प्रोफेसर धवन आईएससी से रिटायर हुए तो वहां 40 वैज्ञानिक विभाग बन चुके थे। बेंगलोर में ही उनकी मुलाकात नलिनी रोडी से हुई, जो जल्दी उनकी जीवन संगिनी बन गई। नलिनी मैंगलोर से थी और उन्होंने साइटोजेनेटिक्स की शिक्षा ली थी। इस पंजाबी और मैंगलोरियन जोड़ी की 3 संतानें हुई। एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी दिलचस्पी ऐसे विज्ञान में रही जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे, और उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक शोध में भी रुचि रखी जो इंसानी समझ के दायरे को बढ़ाए। उन्हें भारत में प्रायोगिक फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च के जनक के रूप में जाना जाता है, और देश में विंड टनल की स्थापना की शुरुआत भी उन्होंने ही की। विंड टनल एरोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए एक जरूरी फैसिलिटी होती है, जिससे टेस्ट करने में मदद मिलती है कि हवाई जहाज, मिसाइल, रॉकेट कैसे बनाए जाएं, किस तरह से उनको डिजाइन किया जाए ताकि वो रियल वर्ल्ड कंडीशन में कामयाबी से अपने मकसद को पूरा कर सके। उन्हीं के प्रयासों से 1959 में आईएससी में ओपन सर्किट विंड टनल की शुरुआत हुई और 1973 में सुपरसोनिक विंड टनल भी बनकर तैयार हुई। इन फैसिलिटीज ने भारत के स्पेस और डिफेंस मिशन से जुड़े कई सफल परीक्षण करने में मदद की, जिसके कारण एलसीए तेजस और अग्नि मिसाइल जैसे काम पूरे हो सके। उन्हें पेड़ पौधों से भी बड़ा लगाव था और पक्षियों से भी। जब वो श्री हरिकोटा में लॉन्च सेंटर बनवा रहे थे, उस समय उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी पेड़ को उनकी इजाजत के बिना नहीं काटा जाए, और उन्होंने पक्षियों के उड़ान के बारे में भी एक किताब लिखी। दिसंबर 1971 में हुई विक्रम साराभाई की अचानक मृत्यु से न केवल देश को बल्कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को भी बड़ा धक्का लगा था। उनकी मृत्यु के बाद हालांकि कुछ समय के लिए प्रोफेसर एमजीके मेनन ने इसरो की चेयरमैनशिप संभाली, परंतु उनके पास पहले से कई जिम्मेदारियां थी। इसलिए उन्होंने इसरो की चेयरमैनशिप के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रोफेसर सतीश धवन का नाम सुझाया। इंदिरा गांधी प्रोफेसर धवन को जानती थी और उन्हें सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल बनने का प्रस्ताव भी दे चुकी थी, पर प्रोफेसर धवन ने उनके इस प्रपोजल को मना कर दिया था। प्रोफेसर एमजीके मेनन ने सुझाया कि अगर सतीश धवन को राजी करना है तो उन्हें बेंगलोर से ही काम करने दिया जाए और आईएससी के डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी उनके पास रहे, और इसके परिणाम स्वरूप ही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर बना। उन्होंने इसरो को इस प्रकार संभाला कि किसी को भी उनकी शर्त मानने का पछतावा नहीं हुआ, पर उनकी यह शर्त उनकी अहमियत साबित करने के लिए नहीं थी। उनकी इस कंडीशन के पीछे कारण केवल उनका आईएससी बेंगलोर के प्रति प्रेम था, और उनकी पत्नी और बच्चे भी वहीं पर रहते थे। उनके अनुसार उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए वो सब कुछ सीखा था जिससे वो सतीश धवन बन पाए। जाहिर है कि उन्हें अपनी कर्म भूमि से मोहब्बत थी और अपने परिवार से प्यार, और उन्होंने दोनों संस्थानों को बहुत ही दूरदर्शिता से चलाया और आगे बढ़ाया। वो अपनी सैलरी आईएससी बेंगलोर से लेते थे। इसरो के चेयरमैन पर रहते हुए वो सिर्फ टोकन मनी 1 रुपया सैलरी लेते थे। 3 जनवरी 2002 को वो हमें छोड़कर चले गए। उनके बाद से ही श्री हरिकोटा लॉन्च सेंटर का नाम उनके नाम पर सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्रोफेसर सतीश धवन को अपना प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। सतीश धवन के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप आईएससी कनेक्ट से जुड़ सकते हैं और bhavna.org.in पर जाकर उनके बारे में उनकी बेटी और दूसरी हस्तियों द्वारा लिखे लेख पढ़ सकते हैं। उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ऐसी ही और शख्सियत के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ इन साइंस। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।